चल कोई बात नहीं। अब तुझे पता लग गया ना कि देख जाकर के कितना नुकसान होता है, और अगर अब भी गया बहुत नुकसान हो जाता है बेटा। चलो देखो बेटा, अब जो आपको टॉपिक रिवाइज, बाकी सबका रिवाइज हो जाएगा। आदित्य आपका तो सीक्वेंस में चल रहा है टॉपिक, ठीक है। आप लोग ध्यान से समझना बेटा इस चीज को। तो देखो बेटा, आज का हमारा पहला टॉपिक, पहला कंसेप्ट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। अब इसे समझने से पहले एक चीज ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को या तो मैं देखूंगा एक सिंगल चार्ज के लिए, और या फिर हम इसे देखेंगे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, अभी हमने ये नहीं देखा होता क्या है, कैलकुलेट कैसे होगा। अभी एक सिंपल जनरल बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स या तो किसके लिए देखा जाएगा, एक चार्ज के लिए, और या फिर किसके लिए देखा जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब अगर आप इसे देखते हो एक चार्ज के लिए, तो कंडीशन है दिस चार्ज शुड बी enclosed within a closed surface, ठीक है भाई। चार्ज को ओपन में रख के हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं देख सकते। मान लो हमारे पास कोई भी चार्ज दिया गया, तो उस चार्ज को पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक सिमेट्रिकल शेप के अंदर एनक्लोज करना पड़ेगा। तो चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक, वो कभी भी ओपन सरफेस से नहीं होगा, हमेशा कैसी सरफेस से होगा, क्लोज सरफेस से रहेगा, ठीक। बट अगर वही चीज हम किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, not necessary for the surface to be closed। अब यहां मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, कि भाई आपको सरफेस क्लोज ही रखनी पड़ेगी। अगर सरफेस ओपन भी है तब भी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्लक्स को समझने से पहले, कैलकुलेशन में जाने से पहले हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, एक सिंगल चार्ज के लिए, ठीक है। तो मैंडेटरी कंडीशन क्या है, आपको उस चार्ज को, उस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को, अब ये नहीं कि अकेला ही चार्ज होगा, क्या पता चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, लीनियर चार्ज हो, सरफेस चार्ज हो, वॉल्यूम चार्ज हो, कुछ भी हो सकता है। तो फिर ओपन सरफेस से बात नहीं बनेगी, आपको उस चार्ज को, उस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को क्या करना पड़ेगा, एनक्लोज करना पड़ेगा। बट अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके लिए निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से निकाल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सरफेस का क्लोज होना जरूरी हो। अगर ओपन सरफेस है हम तब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। पॉइंट ध्यान रहेगा। अब बात यह आती है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, हम इसे डिफाइन कैसे करेंगे, समझेंगे कैसे, ठीक। तीन छोटे छोटे पॉइंट है, उन्हें ध्यान रखो। पहली चीज, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक चार्ज की वजह से वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है जो कि कहां से जाएंगी, क्रॉसिंग आउट यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक। भाई सिंपल सी चीज, एक चार्ज की वजह से वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो कि कहां से निकल रही होंगी, यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, और वो भी कैसे निकल रही होंगी, इन द नॉर्मल डायरेक्शन, ठीक है। सिंपल चीज, आप इन तीनों को एक साथ कनेक्ट करो। कैसे कनेक्ट करना है कि भाई वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो कि कहां से निकलेंगी, यूनिट एरिया से, कैसे निकलेंगी, नॉर्मल डायरेक्शन में 90 डिग्री पे। तो उन्हीं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को हम क्या कहेंगे,
वहां का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ध्यान रखिए बात, ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल डेफिनेशन तैयार करी, अब इसे समझो ध्यान से। देखो बेटा, सपोज ये एक पॉइंट ओ और यहां हम लोगों ने एक चार्ज कंसीडर किया क्यू। तो आप लोग याद करो, जब हम कंसीडर करते हैं तो वो चार्ज कैसा चार्ज होता है? टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज का नेचर कैसा होता है? पॉजिटिव। अभी हमने क्या कहा कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को एक चार्ज की वजह से देख रहे हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की वजह से देख रहे हैं, तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा? एनक्लोज करना पड़ेगा। अब बात यह आती है कि एनक्लोज किस में करें। तो पॉइंट ध्यान रखना है, जिस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है आप उसे एनक्लोज भी एग्जैक्ट उसी शेप के अंदर करोगे। जैसे कि मेरे पास एक सिंगल चार्ज है, तो चार्ज की शेप, चार्ज की सिमेट्री कैसी होती है? स्फेरिकल। तो इसका मतलब मैं अपने इस टेस्ट चार्ज को एनक्लोज भी किसमें करूंगा? एक स्फेरिकल सिमेट्री के अंदर। ठीक, तो ये मैंने कंसीडर कर लिया एक स्फेरिकल शेल जिसका रेडियस कितना है? आर। और इस स्फेरिकल शेल ने हमारे इस चार्ज क्यू नोड को एनक्लोज कर रखा है। कोई डाउट? अब दूसरी चीज हम कंसीडर करते हैं एक स्मॉल एरिया। स्मॉल यूनिट एरिया। ठीक, और इस स्मॉल यूनिट एरिया का हम क्या बनाएंगे? यूनिट एरिया वेक्टर। अब ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं? यूनिट एरिया वेक्टर। भाई एरिया होता है स्केलर, मुझे बनाना क्या है? वेक्टर। किसी भी स्केलर को वेक्टर में बदलने का तरीका क्या होता है? उसे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना। यूनिट वेक्टर कौन कौन है? आई कैप, जे कैप, के कैप, और ये हमेशा एक दूसरे से क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। इसका मतलब मैं इस छोटे से एरिया का जब यूनिट एरिया वेक्टर बनाऊंगा तो वो सरफेस से हमेशा कितने एंगल पर बनेगा? 90 डिग्री पर। तो एक चीज फिक्स कर लूं, आप लोगों ने क्या कंसीडर करना है? सबसे पहले स्मॉल एरिया। उस स्मॉल एरिया का क्या बनाना है? यूनिट एरिया वेक्टर। एंड यूनिट एरिया वेक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। वो हमेशा सरफेस से कितने एंगल पर होगा? 90 डिग्री पे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मेरे पास यहां से ये एक सरफेस है और मैंने इसका छोटा सा एरिया कंसीडर किया, और इस छोटे से एरिया का मैं क्या बनाना चाहता हूं? यूनिट एरिया वेक्टर। तो सरफेस ये रही, अब इससे परपेंडिकुलर इस तरीके से, तो ये क्या होगा? उसका यूनिट एरिया वेक्टर। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि यूनिट एरिया वेक्टर जो है वो सरफेस से हमेशा कितने एंगल पर बनेगा? 90 डिग्री पे बनेगा। तो मैंने अपने इस छोटे से एरिया का यूनिट एरिया वेक्टर बनाया। वैसे स्मॉल यूनिट एरिया इज डीए, तो ये हो गया डीए कैप, यूनिट एरिया वेक्टर। आई बात समझ? अब देखिए पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस कैसे जाती हैं? ऑलवेज इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। बोलो हाँ या ना भाई। अगर नेगेटिव होता तो फील्ड लाइंस कैसे होती है? इनवर्ड। पॉजिटिव है तो फील्ड लाइंस कैसे होंगी? आउटवर्ड। जल्दी से आ बेटा, फटाफटा, इतना लेट कर देता है यार तू। ठीक, रिपीटिंग, पॉजिटिव से फील्ड लाइन कैसे होती है? आउटवर्ड, और नेगेटिव से कैसे होती है? इनवर्ड। तो हमने लिया था टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज का नेचर कैसा? पॉजिटिव। पॉजिटिव से फील्ड कैसे? आउटवर्ड। अब जो फील्ड है वो तो आपके इस पूरे के पूरे एरिया से बाहर की तरफ जा रही है, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि पूरे एरिया से कितनी निकल रही है, हमें सिर्फ और सिर्फ कहां से देखनी है? इस यूनिट एरिया से। तो सिंपल सी चीज, इस यूनिट एरिया से जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस आउट कर रही होंगी, और वो भी कितना एंगल बनाते हुए? उस एरिया से 90 डिग्री पर। तो दिस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग आउट यूनिट एरिया, और वो भी कैसे? इन द नॉर्मल
डायरेक्शन। आई समझ? ठीक, ध्यान रखना है वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कि उस यूनिट एरिया से कैसे निकल रही होंगी 90 डिग्री पर, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे वहां का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बात समझ आई? छोटा सा पॉइंट है, रिपीट ले रहे हैं। मान लो ये रहा मेरा टोटल सरफेस एरिया, इस टोटल सरफेस एरिया पे हमने क्या लिया, छोटा एरिया। उस छोटे एरिया का क्या बनाओगे, यूनिट एरिया वेक्टर, जो कि सरफेस से कितने एंगल पर होगा। ओके, दिस इज द सरफेस, ये मैंने छोटा एरिया लिया, एरिया वेक्टर कैसे आएगा, आप लोगों की तरफ, यूनिट एरिया वेक्टर। डन। अब कंसेप्ट ने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, वो उस यूनिट एरिया से कैसे निकलेंगी, नॉर्मल 90 डिग्री पर। एरिया वेक्टर ऐसे क्या, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कैसे निकलेगी, सरफेस से 90 डिग्री पर। तो सोचो, एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स दोनों के बीच में कितना एंगल बना, 0 डिग्री। तो बाय डिफॉल्ट सिचुएशन हमें ध्यान रखना है कि दिस थीटा बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी हाउ मच, 0 डिग्री। बात समझ आई? अभी हमने कोई मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं देखी, सिर्फ थ्योरेटिकल पॉइंट को चेक करा कि भाई उसने क्या कहा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, कि वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो यूनिट एरिया से निकले और वो भी कितने एंगल पर, 90 डिग्री पर। तो उन्हीं को हम क्या बोलेंगे वहां का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हमने डायग्राम बनाया, डायग्राम बनाने के बाद हमने क्या चेक करा कि एरिया वेक्टर सरफेस से कितने एंगल पर, 90 डिग्री पर। इलेक्ट्रिक फील्ड उस यूनिट एरिया से ही कैसे निकल रही है, 90 डिग्री पर। तो जब दोनों के दोनों एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों 90 डिग्री पर जा रहे हैं, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। फिर थ्योरी पॉइंट क्लियर है, पक्का? अब समझना ध्यान से, देखो कि अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं तो हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ऑलवेज इक्वल टू द क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। हर पॉइंट का अपना महत्व है, यहां पे अपना इंपॉर्टेंस है। हमने क्या कहा कि अगर हम चार्ज की वजह से फ्लक्स निकाल रहे हैं तो क्या सरफेस ओपन होगी, कैसी सरफेस होनी चाहिए, क्लोज्ड। कही थी ये बात। तो इस वजह से क्या कहा जा रहा है, कैसा सरफेस इंटीग्रल, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल। ओपन सरफेस नहीं है, कैसी सरफेस है, इस वजह से कैसा इंटीग्रल, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल, और वो भी किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो बाबू जब हम इसे लिखेंगे तो कैसे, देखो क्लोज इंटीग्रल, नॉर्मल आपने क्या करा, तो ये बनाया इंटीग्रेशन का साइन, ठीक है, और इस पर क्या बना देना है, सर्कल। तो ये क्या इंडिकेट करेगा, क्लोज है, ठीक। सो क्लोज सरफेस इंटीग्रल, ठीक, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो ये प्रॉपर फॉर्मूला बनता है किसके लिए हमारे पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। ध्यान रहेगा, इसे प्रॉपरली रिजॉल्व करके लिखो। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी ई ds cos थीटा। नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ध्यान से, E cos थीटा हमने बाहर करा, अंदर इंटीग्रल क्या रह जाएगा, ds। भाई एक चीज सोचिए, अगर ds या da ये छोटा एरिया है, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बनेगा, टोटल सरफेस एरिया बनेगा। तो कंसीडर कर लेते हैं टोटल सरफेस एरिया इज a। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू E cos थीटा इंटू a। तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, E a cos। न्यूमेरिकल्स के लिए हमें इसी फॉर्मूले को ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर, E a cos थीटा। ध्यान रहेगा, श्योर। इसी के साथ ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि कैसा प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। अगर होता क्रॉस प्रोडक्ट तो कैसी क्वांटिटी, वेक्टर। अगर है डॉट प्रोडक्ट तो बेटा कैसी क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ध्यान रहेगा। फिर आपको याद रखनी है बेटू इसकी यूनिट्स, ठीक। तो यूनिट्स में दो याद रखोगे,
एक होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक, और दूसरी होती है बेटा वोल्ट मीटर। एक क्या रहेगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम और दूसरी क्या रहेगी वोल्ट मीटर। बिल्कुल ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड की भी हमने दो ध्यान रखी है, एक न्यूटन पर कूलम और दूसरी वोल्ट पर मीटर। तो यहां भी दो ध्यान रखोगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम एंड वोल्ट मीटर। आई बात समझ? फटाफट से 4 पॉइंट दिमाग में डालो। पहली चीज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? सिंपली टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। कहां से निकलेंगी? यूनिट एरिया से। कैसे? नॉर्मल डायरेक्शन में। पहली चीज होगी। दूसरी चीज, जब हम डायग्राम प्लॉट करेंगे, हमने क्लोज सरफेस ली, क्लोज सरफेस पर हमने लिया स्मॉल एरिया और उस स्मॉल एरिया का क्या बनाया? यूनिट एरिया वेक्टर। यूनिट एरिया वेक्टर सरफेस से हमेशा कितने एंगल पर होगा? 90 डिग्री पे। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उस यूनिट एरिया से कैसे निकलेगी? 90 डिग्री पर। जब इलेक्ट्रिक फील्ड 90 पर निकल रही है, एरिया वेक्टर भी 90 पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? पैरेलल। और दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री। ये दो पॉइंट्स क्लियर। तीसरा, मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने कैसे लिखा, कैसे डिफाइन करा? द क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। प्रॉपर फॉर्मूला क्या बना? ई ए कॉस थीटा। ठीक है। चौथा और आखिरी पॉइंट अभी तक के लिए, यूनिट दो कौन कौन सी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम और दूसरी वोल्ट मीटर। और क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो कैसी क्वांटिटी? स्केलर। सिंपल चीज है। यहां तक की चीजें क्लियर अच्छे से? पक्की बात? श्योर? चले थोड़ा सा आगे। अब सुनो, हमें क्वेश्चंस करते समय किन चीजों का ध्यान रखना है एक बार देखते हैं। अगर सरफेस इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है भाई, ये रही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से, और आपकी सरफेस ऐसे रखी हुई है। जैसे हम मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है और आपकी सरफेस ये रखी हुई है इस तरीके से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो सरफेस है वो कैसे रखी हुई है? पैरेलल रखी है। आपने लिया स्मॉल एरिया, स्मॉल एरिया का आपने क्या बनाया? तो तरीका क्या बताया था कि जो भी स्मॉल एरिया लोगे और उसका यूनिट एरिया वेक्टर बनाओगे तो वो सरफेस से हमेशा कितने एंगल पर होगा? 90। अब जरूरी नहीं है कि आप ये सरफेस ली तो एरिया वेक्टर ऐसे ऊपर की तरफ ही बनाएंगे, आप यहां से ऐसे नीचे ही बना सकते हैं। ध्यान रहेगा। तो एरिया वेक्टर सरफेस से तो 90 डिग्री पर है, ठीक है। अब ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर एट थीटा इक्वल्स टू हाउ मच? 90। सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या थे? पैरेलल। बट सरफेस का एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से कितने पर है? हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जनरल फॉर्मूला हमसे कहता है ई ए कॉस थीटा, एंड नाउ थीटा इज हाउ मच? तो बेटा जी इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी हाउ मच? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना बन गया हमारे पास? 0। दिस इज द कंडीशन ऑफ मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये इस तरह की सिचुएशन हमें कैसा फ्लक्स देगी? मिनिमम फ्लक्स देगी। कोई लोचा? पक्का? नाउ से सेकंड सिचुएशन में हमसे कहा गया सरफेस इज प्लेस्ड नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जो सरफेस है बेटा, ठीक, वो कैसे रखी गई है? नॉर्मल रखी गई है। मतलब ये रही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और ये रही आपकी सरफेस इस तरीके से। भाई पहले कैसी थी? ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये सरफेस। अब कैसे? ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये सरफेस। आपने लिया स्मॉल एरिया और ये बनाया आपने एरिया वेक्टर, ठीक है। अब मान लो ये सरफेस थी, मैंने एरिया वेक्टर इधर बनाया, तो जरूरी नहीं है कि आप इधर ही बनाए, आप यहां से, बट रहना कैसे चाहिए? सरफेस से कितने एंगल पर? 90 डिग्री पर। ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो आई बात समझ?
अगर देखा जाए तो अब जो एंगल बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच में, वो कितना बन रहा है? अगर ये बना तो व्हाट इज द फॉर्मूला? ई ए कॉस थीटा, थीटा को कितना करा? 0, cos 0 is 1, then what will be the electric flux? And this is the condition of maximum electric flux. इस तरह की सिचुएशन में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा वो कैसा बनेगा? मैक्सिमम बनेगा। यहां तक कोई समस्या? पक्का? अब इसे थोड़ा और अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं कि जब हमें क्वेश्चंस करने हैं, हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो हम कैसे चलेंगे। ठीक है, देखो सपोज हमारे पास इस तरीके से एक अरेंजमेंट है जिसमें कि हमसे कहा गया ई वेक्टर इज इक्वल टू ई आई कैप न्यूटन पर कूलम। अभी हम पूरा न्यूमेरिकल नहीं कर रहे, जस्ट हम देख रहे हैं कि सिचुएशंस में कैसे जाना है हमें। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ ये इंफॉर्मेशन दिया है और इसी के साथ साथ हमारे पास एक क्यूब यहां पर कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। दिस वे। ठीक है, अब एक चीज सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है इस तरफ, क्योंकि हमारे पास क्या बोला गया? ई आई कैप, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यहां पे क्यूब रख दिया तो फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगे उसके एरिया को, तो कुछ तो फ्लक्स बनेगा। फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला ई ए कॉस थीटा, तो हमें क्या बनाने पड़ेंगे? एरिया वेक्टर। अब हम ये देखेंगे कि इस अरेंजमेंट में एरिया वेक्टर कहां लेना चाहिए और कहां नहीं लेना चाहिए। ठीक है, नीरज समझ आ रहा है बेटा यहां तक? पक्का? आदित्य देखिए, अगर मैंने कंसीडर करा टॉप फेस पर लिया एरिया वेक्टर, और सरफेस से कितने एंगल पर जाएगा? हाँ या ना? चेक इट आउट। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर ऊपर है, कितना एंगल बन गया? फ्लक्स कितना बनाएगा? क्या हम इसे कंसीडर करेंगे? आई बात समझ? ओके, इन द सेम वे मैं गया बॉटम फेस में, ये लिया स्मॉल एरिया और ये बनाया एरिया वेक्टर डी क्या। आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, एरिया वेक्टर इधर जा रहा है, हाँ या ना? एंगल फिर से कितना? फ्लक्स कितना? क्या मैं इसे कंसीडर करूंगा? पक्की बात? ओके, अब मैं गया ओवर द लेफ्ट फेस, ये लिया मैंने स्मॉल एरिया और ये बनाया मैंने एरिया वेक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट, एरिया वेक्टर लेफ्ट, कितना एंगल बन रहा है? हाँ या ना? क्या फ्लक्स जीरो बनेगा? भाई फॉर्मूला क्या कहता है? ई ए कॉस थीटा, कॉस 180 इज -1, तो फ्लक्स विल बी माइनस ई ए, जीरो तो नहीं है। आई बात समझ? तो इसका मतलब हम इस फेस को कंसीडर बिंदास करेंगे। हाँ या ना? आदित्य फोकस करो सामने। अब हम गए इस फेस पर ओवर द राइट फेस, आपने ये लिया एरिया वेक्टर, सॉरी स्मॉल एरिया, और ये बनाया एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर दोनों के बीच का एंगल कितना? फ्लक्स फिर से एग्जिस्ट करेगा, तो हम इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। हाँ या ना? अब मेरे पास बारी आती है फ्रंट फेस, उसको यहां पर नहीं बना पाऊंगा अच्छे से, तो फ्रंट फेस एरिया वेक्टर कैसे जाएगा? आप लोगों की तरफ आएगा। अगर ये फ्रंट फेस एरिया वेक्टर आपकी तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, कितना एंगल हो गया? फ्लक्स फिर से हम फ्रंट फेस को कंसीडर। अब आते बैक फेस पे, तो जब बैक फेस पे जाएंगे तो एरिया वेक्टर ऐसे अंदर की तरफ, हाँ ना? और इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड, एंगल फिर से कितना? फ्लक्स कंसीडर। बात समझ आई? तो जब हम फ्लक्स का क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें इस तरीके से एरिया वेक्टर बना करके चेक कर लेना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल कितना जा रहा है।
अगर वो एंगल 90 है तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। हम उसे कंसीडर, अदर देन दैट हम कंसीडर करके चले। बात समझ आई? हाँ हाँ बिल्कुल। सुनो कैसे, अब जैसे इस बच्चे का सवाल आया कि यार फ्लक्स नेगेटिव में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हमारे पास अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फ्लक्स विल बी आउटवर्ड, पॉजिटिव फ्लक्स। अगर हमारे पास चार्ज नेगेटिव है तो फील्ड लाइंस कैसे आएंगी, अंदर की तरफ, आया ना, तो दैट विल बी नेगेटिव। आई बात समझ? तो फ्लक्स में जो पॉजिटिव और नेगेटिव है वो दोनों चीजें होंगी। क्यों? क्योंकि फ्लक्स आउटवर्ड भी हो सकता है और फ्लक्स इनवर्ड भी हो सकता है। बात समझ आई? तो ये सिर्फ बेसिक कंसेप्ट था इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लेकर। इतने में कोई डाउट? अब ध्यान से सुनना, एक सिचुएशन पकड़ रहे हैं हम यहां पे। मान लो, और ये सब कुछ काम आएगा जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, ये सारा न्यूमेरिकल का गेम है। अभी जो एक दो सिचुएशंस बता रहे हैं वो भी न्यूमेरिकल की गेम। ठीक, तुमसे कहा गया इलेक्ट्रिक फील्ड इज E I कैप न्यूटन पर कूलम। A square sheet of एज लेंथ A, एक स्क्वायर शीट है जिसकी एज लेंथ कितनी है, A, is placed parallel to YZ plane, और उसे कैसे रखा गया, YZ प्लेन से पैरेलल रखा गया। तो कह रहा है बताइए फ्लक्स क्या होगा। ठीक है, अब जो जो उसने कहा है ना, आप उसे प्लॉट करो। जब तक प्लॉट नहीं करोगे आपको पता नहीं लगेगा कि थीटा कितना है। जब तक थीटा की इंफॉर्मेशन नहीं आ जाती तब तक फ्लक्स भी नहीं होगा। तो हम लोगों ने क्या करा, इस तरीके से ये बना लिया अपना कोऑर्डिनेट प्लेन, इधर हो गया x, इधर हो गया y और इधर हो गया z। ध्यान से समझना। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर चल रही है बेटा, पॉजिटिव x एक्सिस पर। ठीक, और हमसे कहा गया द स्क्वायर शीट इज प्लेस्ड पैरेलल टू YZ प्लेन। ये शीट रखी है हमारी, हाँ या ना? देखो ये चीज है, ये हो गया तुम्हारा x एक्सिस, ये हो गया तुम्हारा y एक्सिस, और ये हो गया मतलब शीट पैरेलल टू YZ, ऐसे रखी होगी इस तरीके से। आई बात समझ? अगर मैं एरिया वेक्टर बनाता हूं, ये लिया स्मॉल एरिया, एरिया वेक्टर ये चला गया, हाँ या ना? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? हमसे कहा गया कि जो एज लेंथ है वो कितनी है, a, तो व्हाट विल बी द एरिया, a स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला, EA cos theta, so EA cos 0। now E, A की जगह कितना, a square cos 0, so what we can write, EA square। जस्ट आइडियल यार, जब एग्जाम में हमारे पास क्वेश्चन होगा, हम न्यूमेरिकल जिस दिन करेंगे तो वहां प्रॉपर रीडिंग होगी भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड सो एंड सो न्यूटन पर कूलम, एज लेंथ इज इतने सेंटीमीटर, और पुट अप कर लेंगे। समझ आया? अब जरूरी तो है नहीं कि ऐसे ही मिले। ठीक है, हमसे क्या कह सकता है, समझना बहुत ध्यान से। बेटा नजर आएगा आप लोगों को, विजिबल? ठीक है, तो मुझे थोड़ी जगह बनानी है अगली सिचुएशन के लिए, और एक ही साथ रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो नेक्स्ट केस जो है आपके पास, अब उसने कहा रीडिंग्स यही चल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है, स्क्वायर शीट है। ठीक है, नाउ स्क्वायर शीट is placed in such a way that it makes an angle of 30 degree with x axis।
ठीक है। अब उसने कहा कि आपकी स्क्वायर शीट ऐसे रखी गई कि वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री एंगल बना रही है, ठीक है। देन व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, क्वेश्चन क्लियर है, सिंपल सी चीज, ध्यान से मैंने इस तरीके से, ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रही है, ठीक है। और हमारी जो स्क्वायर शीट है वो ये रख दी मैंने, एंड दिस इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, ठीक है। देखिए इस तरीके नोटबुक दिखाओ भाई, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है हमारा, पहले जो शीट थी वो ऐसे रखी थी वाईजेड प्लेन के पैरेलल, ठीक है। अब उसने क्या कहा कि जो ये स्क्वायर शीट है ये एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री पर है, इस तरीके से। आई बात समझ। एक चीज सोचो, पहले ये एरिया था और एरिया वेक्टर आपका ऐसे था, अगर आपकी शीट इंक्लाइन हो गई तो एरिया वेक्टर भी तो जाएगा, हाँ या ना आदित्य भाई, बात समझ आई, क्लियर हुआ या नहीं। अगर ऐसे विजुअलाइज नहीं कर पा रहे तो नॉर्मल तरीके से चलो कि कंसेप्ट कहता है एरिया वेक्टर सरफेस से कितने एंगल पे, स्मॉल एरिया बनाया, सरफेस से कितने एंगल पे। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर इधर तो एंगल बनते हुए नजर नहीं आ रहा, तो हम इसी एरिया वेक्टर को यहां भी तो ले सकते हैं इस तरीके से। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों के बीच में ये वाला एंगल आ गया, ध्यान से, ये कितना, तो ये कितना बच गया, इसका मतलब थीटा बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज हाउ मच, 60 डिग्री। तो ये नहीं कि क्वेश्चन में आपको 30 डिग्री एंगल दिख रहा है तो आप 30 डिग्री ले लो, आप पहले प्लॉट करो, प्लॉट करने के बाद देखो एरिया वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, उसके हिसाब से आगे चलो, समझ आया। तो बाबू हम क्या लिखेंगे, फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, भाई ई एज इट इज एरिया ए स्क्वायर एंड कॉस 60 हाफ, सो डिवाइडेड बाय। तो कुछ इस तरह से हमें फ्लक्स को अप्रोच करना है, आइडिया मिला पक्का। सिर्फ ये समझ आया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी इसमें, श्योर। चलिए थोड़ा सा आगे, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद हमारे पास यहां बात आती है बेटा, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, दिस इज गॉसेस थ्योरम। अच्छा, गॉसेस थ्योरम पे जाने से पहले एक चीज देखो ध्यान से, हमने शुरुआत में एक पॉइंट पे जिक्र किया था कि फ्लक्स जो है वो दो अलग अलग तरीकों से देखा जाएगा, या तो मैं उसे देखूं चार्ज से, अगर चार्ज की वजह से देख रहे हैं तो सरफेस शुड बी क्लोज्ड, चार्ज एनक्लोज करना पड़ेगा एक क्लोज सरफेस लेकर के, हाँ या ना। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से देख रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि क्लोज सरफेस हो, हाँ या ना। जैसे कि अगर हम यहां देखें, हमने चार्ज की वजह से फ्लक्स को समझने की कोशिश करी तो हमें कैसी सरफेस लेनी पड़ी, क्लोज सरफेस। बट वहीं जब हम लोग क्वेश्चन समझ रहे थे, एक क्वेश्चन को परफॉर्म कर रहे थे अभी, तो देखो ध्यान से, क्या यहां चार्ज था, क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड से जब फ्लक्स निकाल रहे हैं क्या सरफेस क्लोज है, मैंडेटरी नहीं है, हो भी सकता है और ध्यान रहेगा। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड से हम फ्लक्स की बात करेंगे तो सरफेस क्लोज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, बट अगर हम चार्ज की वजह से बात कर रहे हैं तो आपको हमेशा अपने चार्ज को क्या करना पड़ेगा, एनक्लोज करना पड़ेगा, ओपन सरफेस से नहीं लेके जा सकते आप। आई बात समझ, क्लियर हुआ यहां तक। तो अब हम बात करते हैं किसकी बेटा, गॉसेस थ्योरम की। अब गॉसेस थ्योरम ने क्या कहा, हमारे पास इस तरीके से ये एक क्लोज सरफेस है और इस क्लोज सरफेस के अंदर हमने एक चार्ज कंसीडर किया, कंसीडर कह रहे हैं तो कैसा लेना पड़ेगा, टेस्ट चार्ज, ठीक है। टेस्ट चार्ज का नेचर कैसा होता है, पॉजिटिव। और शुरुआत में भी हमने कहा
कि अगर हम एक सिंगल चार्ज कंसीडर कर रहे हैं या कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कंसीडर कर रहे हैं और उसके थ्रू हम फ्लक्स पे जा रहे हैं, तो आप ओपन सरफेस में नहीं, आपको उस चार्ज को, आपको उस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को क्या करना पड़ेगा, एनक्लोज करना पड़ेगा इन द सेम सिमेट्री। और वो भी कैसी शेप में, सेम शेप में। अब समझना ध्यान से, मैंने कंसीडर करा टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज की शेप कैसी होगी, स्फेरिकल, तो एनक्लोज भी किसमें करा, स्फेरिकल बॉडी में। मान लो मेरे पास है एक वायर, एक लीनियर चार्ज, तो वायर लीनियर चार्ज, शेप कैसी, सिलिंड्रिकल। तो जब फ्लक्स निकालने के लिए बात करोगे तो उस वायर को किसमें एनक्लोज करोगे, सिलिंड्रिकल शेप के अंदर। तो ये ध्यान रखना है कि जिस भी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज दिया गया, आप उसे एनक्लोज भी वैसी ही शेप में करोगे, ध्यान रहेगा। चलिए वापस आते हैं। तो ये रही हमारे पास स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है, मतलब ये वो क्लोज सरफेस है जिसके थ्रू हम फ्लक्स की बात करेंगे। पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन कैसे निकल रही होंगी, आउटवर्ड। अगर फील्ड लाइन बाहर की तरफ जा रही है तो बताओ अपने आप, हम आउटवर्ड फ्लक्स कहेंगे या इनवर्ड फ्लक्स कहेंगे, आउटवर्ड फ्लक्स कहेंगे। तो गॉसेस थ्योरम ने क्या कहा कि नेट आउटवर्ड फ्लक्स, ठीक है, कि जो नेट आउटवर्ड फ्लक्स होगा दिस इज ऑलवेज इक्वल टू, ये हमेशा बराबर होगा किसके, 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द क्लोज सरफेस। रिपीटिंग अगेन, चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द क्लोज्ड सरफेस। उस क्लोज्ड सरफेस की सरफेस पे कितना चार्ज है, उसके बाहर कितना चार्ज है, कोई फर्क, आपको कौन सा चार्ज देखना है, उसके अंदर वाला, सरफेस पर और बाहर नहीं, कौन सा, अंदर वाला, ध्यान रहेगा। तो इसका मतलब इसने कहा कि जो नेट फ्लक्स होगा दिस विल बी, कितना चार्ज एनक्लोज है, क्यू नॉट, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पे, क्यू नॉट बाय एप्सिलॉन, ये कहा है गॉसेस थ्योरम ने, ध्यान रहेगा। हाँ बेबी सुनो ध्यान से, अभी जब हम बात कर रहे थे तो हमने क्या कहा, एक क्लोज सरफेस और उसके अंदर हमने कंसीडर किया टेस्ट चार्ज, तो एक ही है। मान लो मेरे पास बहुत सारे चार्जेस हैं अलग अलग, चलो देखो सुनो ध्यान से। फॉर एग्जांपल ये कोई भी क्लोज सरफेस, ठीक है, इस सरफेस के अंदर मेरे पास इस तरीके से 3 मास पार्टिकल, ए पर +2 माइक्रोकूलम, बी पर -5 माइक्रोकूलम, सी पर +6 माइक्रोकूलम, ठीक है। भाई गॉसेस थ्योरम के हिसाब से व्हाट इज द नेट फ्लक्स, चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अंदर कितना चार्ज है हमें वो देखना है। अब याद करो हमने चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ी, इलेक्ट्रिक चार्जेस एडिटिव इन नेचर, एडिटिव इन नेचर के हिसाब से मैं क्या करूंगा, चार्ज एनक्लोज में क्यू ए, क्यू बी एंड क्यू सी एंड डिवाइडेड बाय, ध्यान से देखो, +2 -5 -3 -3 +6 +3, तो मेरे पास कितना आया, +3 माइक्रोकूलम बाय, फिर प्रॉपर रीडिंग्स डाल देंगे एप्सिलॉन नॉट की, तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। सो डजंट मैटर कि एक चार्ज है या नंबर ऑफ चार्जेस हैं, हमें देखना क्या है कि उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। तो जितना भी चार्ज है उसे हम डिवाइड कर लेंगे किससे, एप्सिलॉन नॉट से, तो वो हमें क्या दे देगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सिंपल सी चीज, गॉसेस थ्योरम ने क्या कहा कि जो भी टोटल नेट आउटवर्ड फ्लक्स बनेगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन। बात समझ आई। अब ये तो उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया, हमें इसे प्रूव करना है कि भाई कैसे, ठीक। सो देखो ध्यान से बेटा, इसको एक बार प्रूव भी कर लेते हैं अच्छे से, और बहुत सिंपल पॉइंट है, आप लोगों को अपने पुराने कंसेप्ट जो हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बिल्कुल भी नहीं,
देखो थ्योरम ने क्या कहा, द नेट आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1/epsilon0 टाइम्स द टोटल चार्ज। अब ये समझना, ध्यान से सुनना, द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द क्लोज्ड सरफेस। इसका मतलब क्या है, अंदर वाला चार्ज, सरफेस पर जो है वो चार्ज, या बाहर वाला। इट्स स्ट्रिक्टली विद इन द सरफेस। तो क्लोज सरफेस के सिर्फ अंदर, ना ही उसकी सरफेस पर और ना ही उसके बाहर। ध्यान रहेगा। आशुतोष क्लियर है यहां तक? कोई डाउट बेटा यहां तक? पक्का? अब सुनो ध्यान से, हमारी जो ये क्लोज सरफेस है, जो ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, हमने कंसीडर करा कि ये जो चार्ज है ठीक उसके सेंटर पर रखा हुआ, एंड कंसीडर कर लेते हैं आर इज द रेडियस ऑफ दैट गॉसियन सरफेस। उस क्लोज सरफेस का जो रेडियस है वो कितना ले लेते हैं, आर ले लेते हैं। अब फ्लक्स की बात है, फ्लक्स का कंसेप्ट क्या कहता है, जो क्लोज सरफेस है उस पर आप लेंगे एक छोटा सा एरिया dA और बनाएंगे उसका एरिया वेक्टर dA, क्या आया ना। और फिर इसके बाद क्या कहानी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग आउट द यूनिट एरिया इन द नॉर्मल डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितने एंगल पर निकल रही हो, ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड 90 पे निकल रही है, एरिया वेक्टर भी तो सरफेस से 90 पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, हाँ है ना। तो अब हम लोग यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू जनरल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, E A cos theta. Now flux will be, what is electric field, K into charge divided by distance का into area into cos theta। हाँ या ना, यहां तक अगर कोई समस्या तो बताओ, हो जाएगा। Now flux is equal to what is K, 1/4 pi epsilon naught। चार्ज कितना है देखो ध्यान से, Q नॉट, डिस्टेंस कितना हो गया R स्क्वायर इंटू एरिया। भाई ये छोटा एरिया और इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बनेगा, टोटल सरफेस एरिया। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया, 4 पाई R स्क्वायर एंड cos 0 विल बी, ध्यान से, 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई R स्क्वायर पूरा कैंसिल। फ्लक्स किसके बराबर आ गया, Q नॉट बाय एप्सिलॉन। आई बात समझ में? आदित्य जी नींद आ रही है, लोरी आते हैं बता दो, सुना देंगे, बढ़िया सी है, पक्का? हाँ आशुतोष, 4 पाई पता लग गया कहां गया भाई, हो जाएगा यहां तक, पक्का? सिर्फ दो चीजें बताओ, गॉसेस थ्योरम क्या कहती है, समझ आया, उसे प्रूव कैसे करेंगे, समझ आया, श्योर। अब हम ये बात करते हैं कि फ्लक्स, बेटा ऑनलाइन में जो बच्चे लोग कनेक्टेड है बेटा, यहां तक क्लियर आप सभी को? चलिए जी बहुत बढ़िया। देखिए बेटा यहां से आगे के पॉइंट देखते हैं हम लोग। अब हमें यह देखना है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड करता है और किस पे डिपेंड नहीं करता। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, हमेशा ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स एंड इंडिपेंडेंट। ठीक, सो ध्यान रखिएगा, डिपेंड करता है तीन चीजों पर। ठीक, पहला मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। चार्ज जितना बड़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी बड़ी होगी, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी उतनी ही ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है फ्लक्स भी उतना ज्यादा होगा। क्लियर? दूसरा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक, सॉरी,
नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो इलेक्ट्रिक चार्ज का नेचर है भाई, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो आउटवर्ड फ्लक्स, नेगेटिव है तो इसका मतलब वो इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि हमारा चार्ज का नेचर क्या है। और तीसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, मीडियम किस पे डिपेंड करेगा। देखो हमने लिखा फ्लक्स इज चार्ज एनक्लोज्ड बाय, ये जो एप्सिलॉन नॉट है, दिस इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस वैक्यूम, ठीक है। और हमने जब कूलम्स लॉ पढ़ी थी तो हमने कहा था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड परमिटिविटी ये कांस्टेंट नहीं है, जैसे जैसे मीडियम बदलता है तो इनकी वैल्यूज भी बदलती हैं। तो अगर मीडियम बदलेगा तो परमिटिविटी बदलेगी, परमिटिविटी बदली तो फ्लक्स भी बदलेगा। सो 3 पॉइंट्स जिन पे आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा डिपेंड करेगा वो कौन कौन है। पहला मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, दूसरा नेचर और तीसरा मीडियम। क्लियर है? नीरव समझ आया यहां तक? यहां तक क्लियर है? शिवानी क्लियर बेटा? ना इंडिपेंडेंट ऑफ वन, किस पे डिपेंड नहीं करेगा? एरिया। क्यों? देखो ध्यान से, अब अगर आप इसे देखते हो ई ए cos थीटा, तो यार सीधा माइंड में आता है भाई ये तो करेगा डिपेंड, और वो भी डायरेक्टली, जितना ज्यादा एरिया फ्लक्स भी उतना। बट गौर से देखो, ये जो तुम्हारा एरिया है डायमेंशनली यहां पर, वो पूरा का पूरा कैंसिल हो जा रहा है, नहीं हो रहा? हाँ या ना? या तो आप ऐसे कह सकते हो इंडिपेंडेंट है। अदरवाइज हम लोगों ने क्या कहा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग आउट कैसा एरिया, यूनिट एरिया। एक बड़ा सरफेस एरिया है, यूनिट एरिया विल बी 1, और अगर छोटा सरफेस एरिया है यूनिट एरिया विल बी। इस वजह से टोटल सरफेस एरिया पर वो कभी भी डिपेंड, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। क्वेश्चन आ रखा है एग्जाम में कि आपके पास एक बलून है जिसकी सरफेस पर इतना चार्ज, अंदर ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, उसका रेडियस इतना और इतना फ्लक्स बन रहा था। कहता है अब हमने उसके रेडियस को दुगना कर दिया तो फ्लक्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सो फ्लक्स विल रिमेन्स द सेम, एरिया पे डिपेंड नहीं करता। हाँ आशुतोष, कहां डाउट आया? दैट्स ग्रेट। आप सिर्फ के की वैल्यू देख रहे हो, उसकी यूनिट बताना। हाँ वेरी गुड, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। ये क्या आ रहा है? मीटर स्क्वायर इज डायमेंशंस ऑफ एरिया। हाँ या ना? कैंसिल होएगा या नहीं होएगा? बिल्कुल होएगा, कुछ भी कर लो एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वो उस पर डिपेंड नहीं करता। आई बात समझ? यहां तक अच्छे से हो जाएगा पक्का। सिर्फ 2 चीजें पकड़ी हैं आज अभी तक। पहला फ्लक्स क्या है, दूसरा गॉसेस लॉ, इतना कर सकते हैं। अब हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन के अंदर ये कहता है, बेटा इंपॉर्टेंट है, डिराइव कूलम्स लॉ, derive Coulomb's law using Gauss's theorem. Using Gauss's theorem. आप लोगों को कूलम्स लॉ डिराइव करना है, और वो भी किसकी हेल्प से? गॉसेस थ्योरम की हेल्प से, ठीक है। और ये जो प्रॉब्लम है बेटा आपकी, ये 3 मार्क्स के अंदर है, 3 मार्क्स की वेटेज है इसकी, ध्यान रखना। अब कैसे करेंगे समझो ध्यान से। हमने लिया पॉइंट O, यहां एक चार्ज अवेलेबल है Q, तो जो चार्ज अवेलेबल होता था बेटा उसे क्या कहते थे? सोर्स चार्ज, ठीक है। बात हो रही है फ्लक्स की, तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा? एनक्लोज करना पड़ेगा, ठीक। तो ये हमने क्या ले लिया? एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है। और इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना है? एंड चार्ज इज राइट एट द सेंटर। जो चार्ज है वो हमने कहां कंसीडर किया हुआ? सेंटर पर है।
तो ये हो गया आर। हमने कंसीडर किया सरफेस पर एक टेस्ट चार्ज। भाई कूलम्स लॉ है, कूलम्स लॉ में कितने चार्ज, दो तो लेनी पड़ेंगे आपको। एक तो हो गया हमारा सोर्स चार्ज और एक हमने ले लिया टेस्ट चार्ज ओवर द सरफेस, जो कि कितने डिस्टेंस पर हो जाएगा, रेडियस के बराबर वाले डिस्टेंस पर, हाँ या ना। अब फ्लक्स का कंसेप्ट कहता है आप कंसीडर करेंगे स्मॉल एरिया, ये ले लिया स्मॉल एरिया, और इसका क्या बनाएंगे, यूनिट एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सेम डायरेक्शन, सो दैट एंगल कितना हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें, अभी स्टार्टिंग से अभी तक हमने जब डायग्राम बनाया तो यूनिट एरिया ले रहे हैं, फिर उसका यूनिट एरिया वेक्टर बना रहे हैं, फिर उस यूनिट एरिया वेक्टर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं, सो दैट दोनों के बीच में एंगल कितना जा रहा है, 0 डिग्री जा रहा है। तो डिफॉल्ट केस ये चलेगा आपका। अब देखो ध्यान से, इस अरेंजमेंट में मैंने इंप्लीमेंट किया गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम के हिसाब से हम क्या लिखेंगे, नेट फ्लक्स चार्ज एनक्लोज्ड बाय, आप बताओ क्या आना चाहिए, इट इज चार्ज एनक्लोज्ड क्यू बाय, हाँ या ना। इसे लेट कर लेते हैं फर्स्ट, ठीक है। अब हम चलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर। तो जनरल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या कहती है, दिस इज ई ए कॉस थीटा। बहुत ध्यान से, हम जानते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स बाय चार्ज इनटू एरिया इनटू कॉस जीरो। अब सुनो ध्यान से, फोर्स याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में जब हमने फोर्स बाय चार्ज लिखा तो ये कौन सा चार्ज होता है, जिस पर फोर्स लगेगा, हाँ या ना। तो हम क्या कहते थे, हमारा सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज पर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। इसका मतलब मैं यहां डिनोमिनेटर में क्या लिखूंगा, सुनो, व्हाट विल बी द एरिया, सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई एंड कॉस जीरो कितना हो जाएगा, 1। इसे कर लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। आराम से ध्यान से चेक इट आउट। आपने इस अरेंजमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला, एक बार गॉसेस थ्योरम से और एक बार डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स से, बट दोनों फ्लक्स हैं तो इसी के, कंपेयर कर सकते हैं नहीं, तो आदित्य राय, सो दोनों को कंपेयर करा, कंपेयरिंग बोथ। तो देखो ध्यान से कितना बनेगा, दिस इज एफ बाई क्यू नॉट 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाय, हाँ है ना, देन व्हाट विल बी द फोर्स, क्यू क्यू नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर याद हो ये क्या है बेटा हमारा, कूलम्स लॉ। समझ आया है नहीं, पक्का श्योर हो जाएगा यहां तक। दो ही चीजें से रिवाइज करिए आप लोगों ने तो पढ़ी है, ठीक है। सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ठीक है, उसको डायग्रामेटिकली कैसे देखा जाएगा, थीटा कैसे पकड़ना है आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, और फिर उसके बाद गॉसेस थ्योरम के हिसाब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। और एक छोटी सी प्रॉब्लम देखी कि गॉसेस थ्योरम से हम लोग कूलम्स लॉ को कैसे लेके आए। इतना कर सकते हैं, पक्की बात है, श्योर। आज यहां तक रखिए, ठीक। अब इसके अंदर हमारे पास क्या बच जाता है, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। अगली क्लास जो होगी तुम्हारी उसमें हम ये सारी की सारी एप्लीकेशंस खत्म करेंगे, ठीक है। 4 करने उसमें, पहला ड्यू टू अ वायर, दूसरा ड्यू टू अ थिन शीट, तीसरा ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, एंड आखिरी सॉलिड स्फीयर। चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका, डन। चलो, ये मैं तुम दोनों के पास नोट शेयर करूंगा, इसको कंप्लीट करना है तुम्हारे पास भी, ठीक है, शेयर करूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में।